मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण वसुधा का पाठ 5 शब्द रचना के अंतर्गत समास पढ़ेंगे। समास होते क्या है वो समझो। समास शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। इन्हें समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहा जाता है। समास में पहला शब्द पूर्व पद तथा दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। शब्द समूहों को समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या कहलाते हैं समास? जब कोई वाक्य होता है पूरा, जिसको हम वाक्य में ना पढ़कर, मतलब समूह को, शब्दों का जो समूह हुआ वो वाक्य हुआ, जब हम वाक्य को छोटा कर देते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जब हम उससे सिर्फ वाक्य को सिर्फ एक शब्द रहते देते हैं, तब वो कहलाता है समास। उसको हम सामासिक पद भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। समास का जो पहला पद, चूंकि समास दो शब्दों से या शब्दों के समूह से बना है, तो उसमें पहला और दूसरा तो होगा। तो जो पहला पद होगा वो पूर्व पद होगा और जो दूसरा पद होगा वो उत्तर पद होगा। मतलब पाद का पहला क्या हुआ? पूर्व पद, और दूसरा हुआ उत्तर पद। शब्द समूहों को समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह कैसे पता चलेगा कि ये विभक्ति चिन्ह है? कारक जब हम पढ़ते हैं तो कारक में हम कुछ विभक्ति चिन्हों को पढ़ते हैं, जिनसे पूरी हिंदी या पूरी संस्कृत या पूरी भाषा चलती है। कौन से होते हैं वो? याद है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, तो मैंने क्या पढ़ा? कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? कर्ता ने। तो वो जो ने हुआ ना, वो कारक है, या उन्हीं कारक चिन्हों को ही हिंदी में बहुत महत्व है उनका। उन्हें बिना कारक चिन्हों के हिंदी नहीं चल सकती और ना ही संस्कृत भाषा चल सकती है। या मेरे हिसाब से किसी भी भाषा में प्रयोग करने के लिए उनके अलग अलग चिन्ह होते होंगे, पर उन्हें विभक्ति चिन्हों की ही संज्ञा दी जाएगी। क्योंकि जब तक किसी भाषा को सपोर्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि हम असल में कहना क्या चाहते हैं, तो जब हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो भाषा संपूर्ण कैसे मानी जाएगी? भाषा सब तभी संपूर्ण मानी जाएगी जब उसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे भी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, तो देखो इस दूसरी लाइन में लिखा है इस आधार पर। तो पर क्या है? विभक्ति चिन्ह। समास को क्या है? विभक्ति। इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद देखना। ठीक है, पहले आप लोग समझो कि कैसे बनता है समास। उसमें लिखा है कमल नयन। कमल अलग लिखा है, नयन अलग लिखा है, फिर दोनों को एक साथ करके कमल नयन लिखा है। तो यहाँ पे हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कमल के समान नयन। समझना, क्या विभक्ति चिन्हों का जब हमने इसमें प्रयोग किया तो क्या बना? कमल के समान नयन। अब इतना लिखने में चूंकि समय भी अधिक था और शब्दों का भी अधिक प्रयोग हो रहा था, तो इसको हमने शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में प्रयोग किया। तो क्या बोला? कमल नयन। अब हम किसी से बोलते हैं अगर कि तुम्हारे नेत्र कमल के समान हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। या ये कहना चाहिए, उसमें व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग जब तक ना हो तब तक भाषा में वो गठीलापन नहीं आता है, जिससे भाषा व्याकरण सम्मत जब तक हो, जब भाषा व्याकरण सम्मत होगी तभी वह शुद्ध भाषा की श्रेणी में आएगी। तो हम बोलेंगे कमल, तुम्हारे नेत्र कमल के समान है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। सीधा बोल देना, आपके नेत्र कमल नयन है, या आप कमल नयन है, अर्थात आपके नेत्र कमल के समान है। बात वही कही, पर हमने उसको बिल्कुल संक्षिप्त में बोला है और वो सुंदर भी लग रहा है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से समस्त पद बने हैं। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है?
समस्त पदों को अलग करके उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये समास था, पूरा एक शब्द, यहाँ पर इन्होंने उसको विग्रह कर दिया। ऊपर देखो मैंने बताया था आपको कमल नयन, कमल के समान नयन, तो इन्होंने समास जीवन मरण को जीवन और मरण, जी कमल के समान नयन, राजपुत्र राजा का पुत्र, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, मतलब इन शब्दों को अलग अलग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके जब हम किसी समास पद को विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, समास विग्रह। और जब हम उससे विभक्ति चिन्हों को हटा देते हैं तो वो हो जाता है समस्त पद। उपयुक्त शब्दों के विग्रह में अन्य सहायक शब्दों एवं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग शब्दों के वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के लिए किया गया है। इन्हीं शब्दों से समस्त पद बनते हैं, बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है। आगे दिया है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मैंने क्या बताया था आपको, पूर्व पद कौन सा, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, और पहला पद अव्यय होने के कारण पूरा पद ही अव्यय हो जाता है, तो इसीलिए उसका नाम अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखो। आजन्म, तो जो ये आ दिया हुआ है ना, ये पहला शब्द जो आ दिया हुआ है ये क्या है, हमारा अव्यय पद है, तो इसके कारण पूरा शब्द ही अव्यय हो गया। आमरण मरण पर्यंत, आजन्म जन्म से लेकर। अव्ययी भाव समास में अधिकांशतः आ, हर और यथा इन शब्दों का जहाँ प्रयोग हो वहाँ आप मान के चलना कि 99% वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा ही। 1-8% ऐसा हो सकता है कि वहाँ तत्पुरुष आ जाए या तत्पुरुष का कोई अन्य भेद आ जाए और कोई समास नहीं आएगा, या तो तत्पुरुष आएगा या फिर इन शब्दों के साथ सिर्फ अव्ययी भाव समास का ही निर्माण होगा। अब देखते हैं हम, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना। और अब देखते हैं हम तत्पुरुष समास। जो हिंदी में समास दिए हैं, जो मैंने अभी बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं, उनमें सबसे प्रमुख जो समास होता है वो तत्पुरुष ही होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब कौन सा पद था, पूर्व पद मतलब पहला था, तो उत्तर पद माने क्या था, दूसरा था। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। गौण मतलब होता है छोटा। समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हुए, 6। ठीक है, अब तत्पुरुष के कितने भेद हुए, 6। तो वो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि तत्पुरुष के 6 भेद कैसे होते हैं। जब हम कारक चिन्ह लिखते हैं विभक्तियों के साथ तो वो कितने होते हैं, अपने 8 होते हैं ना, 8 ही होते हैं। तो जब वो 8 होते हैं तो उसमें से जो पहला विभक्ति होता है कर्ता, जो कर्ता जो होता है उसको हटा दिया जाता है, और जो लास्ट वाला विभक्ति चिन्ह होता है संबोधन, उसको भी हटा दिया जाता है। तो बाद की जो बीच में जो बचते हैं ना 6, वही तत्पुरुष समास के 6 उदाहरण होते हैं। करके देखना आप लोग, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तत्पुरुष समास। अब देखते हैं, देखो मैंने बोला भी आपसे कि देखो कर्म में लिखा है कर्म तत्पुरुष, तो वो क्या हुआ, कर्ता के बाद क्या आएगा अपना कर्म, कर्ता का विभक्ति चिन्ह हो गया ने, वो यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा।
वो आगे मैं बताऊंगी कि वो कहाँ प्रयोग होगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास में कर्ता को छोड़ दिया जाएगा और लास्ट वाला जो कारक है उसको भी छोड़ दिया जाएगा, संबोधन को। इधर हम सीधे सीधे अपने ले लेंगे। इन दोनों को छोड़ने का कारण भी मैं बता रही हूँ कि इन दोनों को क्यों छोड़ते हैं। जो हमारा पहला होता है कर्ता, वही हमारा लास्ट होता है संबोधन। बस वहां पर हे शब्द का प्रयोग हो जाता है। देखना, संस्कृत के कारक देख लेना या हिंदी के कारक देख लेना, जहाँ पे भी आपको कारक चिन्ह मिले वहाँ आप देख लेना कि जो हमारा पहला चिन्ह होगा कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, और वही हमारा लास्ट हो जाएगा संबोधन का भी। पर चूंकि संबोधन को अलग से प्रयोग करना है, इसीलिए वहां पर हे शब्द का प्रयोग करने के कारण उसे एक अलग से विभक्ति का नाम दिया गया है, ठीक है, संबोधन। ये हो गई हमारी कारक की बात। अभी हम तत्पुरुष समास देख रहे हैं। तो तत्पुरुष समास में जो हमारा पहला समास है वो है कर्म। तो कर्म की विभक्ति क्या है? को। जब समस्त पद बनाते समय इस विभक्ति का लोप हो जाता है तब कर्म तो तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। गिरह मतलब होता है गर्दन, ठीक है। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो इसमें जो को शब्द है उनको हमने काट दिया है, मतलब अलग कर दिया है। तो वो हमारा क्या हो गया? एक शब्द को काटने से वो ग्राम को गया की जगह हो गया ग्रामगत, स्वर्ग को गया की जगह हो गया स्वर्गगत। को शब्द को हमने हटा दिया है, यानी को शब्द की विभक्ति को हमने हटा। अब दूसरा देखेंगे करण तत्पुरुष। करण कारक की विभक्तियां से और के द्वारा है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। करण की कौन सी विभक्तियां हैं? दो। कौन सी? से और के द्वारा। जब इन दोनों को हटा दिया जाएगा, जब समस्त पद बनाते समय इन विभक्तियों का लोप हो जाता है या इनको हटा दिया जाता है, तब बनता है करण तत्पुरुष। कैसे? उदाहरण में लिखा है हस्तलिखित, हस्त हाथ से लिखित। तो जो से शब्द है इसको हमने हटा दिया है। से किसकी विभक्ति है? करण तत्पुरुष की। समझ में आ रहा है ना। और दूसरा क्या है? द्वारा। द्वारा भी किसकी विभक्ति है? करण की। तो यहाँ कौन सा है? करण तत्पुरुष। अब हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह के लिए है। तो जब समस्त पद बनाते समय के लिए चिन्ह को हटा दिया जाता है तब वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, राह खर्च, राह के लिए खर्च। तो ये जो के लिए है ना, इसको हमने क्या कर दिया है? लोप कर दिया है या इनको हटा दिया है। तो ये क्या बन गया हमारा? संप्रदान तत्पुरुष। अब हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान से क्या होता है? जो हमारा दूसरा विभक्ति चिन्ह था वो क्या था? से के द्वारा था ना, जो हमने अभी पढ़ा था दूसरा वाला समास, उसमें से के द्वारा था। यहाँ हम अपादान में भी से पढ़ेंगे, पर यहाँ अलग होने की स्थिति में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जो पत्ते हुए वो क्या हुए? अलग अलग हो रहे हैं ना दोनों एक दूसरे से। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में जब कोई चीज किसी से अलग होती है या दूर होती है तो उस स्थिति में अपादान तत्पुरुष होता है, ठीक है। जैसे भय से मुक्त, तो भय से मुक्त, भय आदमी से अलग हो गया। अब वह आदमी जो था, जो व्यक्ति था, वह भय से अलग हो गया, डर, अब उसे डर नहीं है। ऋण मुक्त मतलब ऋण से अलग हो गया। धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म से अलग हो गया। मतलब अलग होने की जो स्थिति होगी वह होगी हमारी अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अब हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में काकी के जो विभक्ति चिन्ह है, संबंध के जो विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह है, इनको हटा दिया जाता है। काकी, के, रा, री, रे, मैं, ये जितने भी शब्द हैं इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा।
तो ये बन जाएंगे संबंध तत्पुरुष। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, राजपुत्री, राजा की पुत्री। अगला देख लो, भूदान, भू का दान। तो ये शब्द जो है हमने हटा दिए हैं। तो इनसे क्या बन गया हमारा संबंध तत्पुरुष। अब देखेंगे हम अधिकरण। अधिकरण समस्त पद बनाते समय जब अधिकरण कारक में अधिकरण कारक की विभक्ति जो है ना, में और पर, ये अधिकरण की विभक्ति चिन्ह है, इनका लोप हो जाता है, तब अधिकरण होता है। आप बीती, आप पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। बनवास, वन में वास। दानवीर, दान में वीर। तो ये जो में और पर शब्द है ना, इनको जहाँ से हटा दिया जाएगा वहाँ होगा अधिकरण तत्पुरुष। और ये एक वर्तमान समय में जब हिंदी को एक नया समास मिला है जिसको न्याय तत्पुरुष समास बोलते हैं। ये जहाँ ना का भाव होता है नहीं, वहाँ पर ये तत्पुरुष हो जाता है नए तत्पुरुष समास। चूँकि इस नए तत्पुरुष समास और वो हमने जो पहला समास पढ़ा था अव्ययी भाव, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसको पढ़ते समय थोड़ा ध्यान देना कि किस जहाँ, जैसे हमने अभी वहाँ पे पढ़ा था अव्ययी भाव समास में कि आ शब्द का वहाँ प्रयोग हो रहा था, तो वहाँ अव्ययी पद हो रहा था। ये नए तत्पुरुष में भी ना शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे असुंदर, तो यहाँ इसका विग्रह होगा ना सुंदर। अधर्म, ना धर्म। अपूर्ण, ना पूर्ण। अहित, ना हित। अधीर, ना धीर। अनहोनी, ना होनी। तो ये जो जहाँ नहीं, मतलब ऐसा काम नहीं हो रहा है या ऐसी चीज़ नहीं है, वहाँ जो स्थिति उत्पन्न होगी वहाँ नया तत्पुरुष होगा। ये वर्तमान में हिंदी में अभी आया है, पहले ये नहीं था। ठीक है, ये तत्पुरुष समास की एक नया वो है। अब बाकी के 3 समास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय।